अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हमने वादा किया था कल राय दही के दौरान आपके साथ होंगे, लेकिन कुछ वजूहात ऐसी थी कि हम लोग मसरूफियत में रहे और रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी। अलबत्ता आज हम न सिर्फ राय दही और कल जो कुछ हुआ यहाँ पर भी जुबली हिल्स के हल्के में और बिहार में, उस पर तबसरा करते हैं। मेरे साथ मुबशिर खुर्रम साहब हैं। मुबशिर साहब, कल जुबली हिल्स में और बिहार में राय दही के दौरान जो कुछ हुआ और जो कुछ नहीं होना चाहिए था, उसके बारे में आप थोड़ा सा तफसील से रोशनी डालिएगा। देखिए, जुबली हिल्स हल्के असम्बली में जहां ज़िमनी इंतखाबात थे जी, मुकाबला कांग्रेस और बीआरएस के दरमियान रहा और वाज़े ये क्लियर नज़र आ रहा था कि कांग्रेस और बीआरएस के दरमियान मुकाबला हो रहा है। बीजेपी उम्मीदवार भी मैदान में थे, लेकिन इंतखाबी मुहिम में जिस तरह वो पीछे रह गए थे, नजर नहीं आए, उसी तरह रायदही के दिन भी कहीं उनकी हंगामा रही या उनकी पार्टी के लोगों की हंगामा रही नहीं देखी गई। जबकि बीआरएस की उम्मीदवार मोहतरमा मागंटी सुनीता जो है दोपहर से ही हंगामा आराई करती हुई नजर आई, क्योंकि उन्हें शिकायत थी कि बोगस रायदही हो रही है, रिगिंग करवाई जा रही है। तो उसके खिलाफ वो एहतजाज करती रही, बल्कि जब पोलिंग का वक्त खत्म हुआ तब भी वो एहतजाज कर रही थी। बीआरएस कायदीन ने जिस तरह से हंगामा आराई को रोकने की कोशिश की, बोगसिंग को रोकने की कोशिश की, उसमें वो मेरी अपनी जाती राय ये है कि बड़ी हद तक कामयाब रहे उन लोगों ने। हाँ, ये और बात है कि 6 बजे रायदही का वक्त खत्म हुआ, उसके साथ ही एग्जिट पोल्स जो आए उसमें बेशतर एग्जिट पोल्स तकरीबन तमाम नहीं, 2 एग्जिट पोल कुछ लेट नाइट आए, उसमें जो है बीआरएस को बर्तरी दिखाई जा रही है, जबकि बाकी 3 जो एग्जिट पोल आए थे उनमें बीआरएस को काफी पीछे दिखाया जाने लगा था। लेकिन रात देर गए जब डिटेल्स निकल कर आने लगी तो ऐसा लग रहा था कि, बल्कि मैं अभी भी ये कहने के मौक़िफ़ में हूं कि बहुत क्लोज फाइट है जुबली हिल्स में। इस कदर क्लोज है कि कोई दावा ये नहीं कर सकता कि हम जीत रहे, कामयाब हो रहे हैं। लेकिन जो साइलेंट वोटर रहा है वो बीआरएस की तरफ ज्यादा झुकाव उसका देखा गया, क्योंकि पिछले 2 साल की नाराजगियां अपनी जगह पे थी। बहुत से जो है राय दहिंदों के बहुत से तबकात जो है, जैसा खवातीन हैं, बेरोजगार नौजवान हैं, मुसलमान हैं, इन लोगों की अपनी अपनी कुछ प्रायोरिटीज थी जिनकी बुनियाद पे उन्होंने अपने वोट देने का फैसला किया। और जो मैं समझता हूँ हैदराबाद में शायद पहला इलेक्शन, इतना महंगा इलेक्शन लड़ा गया है जी, जहां पर वोट खरीदने की कोशिश हुई, बोगस रायदही की कोशिश हुई, बहुत सारी चीजें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी इलेक्शंस में। कांग्रेस के उम्मीदवार की कामयाबी के लिए जो एड़ी चोटी का जोर लगाया गया था वो किस कदर कामयाब हुए हैं इसका अंदाजा तो इसका रायशुमारी के बाद यानी 14 रिजल्ट्स में मालूम हो जाएगा, 14 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन बीआरएस की उम्मीदवार ने जो हमदर्दी हासिल की है और बीजेपी उम्मीदवार जो बिल्कुल मैदान से गायब रहे, उसका फायदा भी मुझे लगता है कि बीआरएस किसी न किसी एतबार से बीआरएस को फायदा होगा, क्योंकि जो कंसोलिडेट वोट है वो मैं समझता हूं कि बीआरएस हासिल करने में कामयाब होगा। मुबशिर साहब, हम ये देखते हैं कि राय दही से पहले जिस अंदाज में इंतखाबी मुहिम चलाई गई थी उसमें बहुत से मुस्लिम तंजीमों ने को चीफ मिनिस्टर के दफ्तर बुलाया गया, वहाँ पे दिया गया, अजहर साहब को वजारत भी दी गई, फिर अजहर साहब के को काबिने ओहदे भी शामिल कर दिए गए। फिर ये भी हुआ कि राय दही के दिन ही उर्दू एकेडमी के ज़रिए अवार्ड्स दिए गए। तो इसका कितना असर पड़ता है मुस्लिम, खासकर उर्दू या मुस्लिम राय दहिंदों पे? देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं कि 2 साल से होने वाली नाइंसाफियों को 2 हफ्ते में खत्म नहीं किया जा सकता। अजहरुद्दीन साहब को काबीना में शामिल करने से फायदा होगा या नहीं, अगर हमारे पास 2 महीने होते तो हम ये बोल सकते। 2 हफ्ते में वो असरात को ज़ायल नहीं कर सकते जो 2 साल नाइंसाफियाँ हुई। 2 खबरस्तानों का मसला भी चला, आप ये भूल गए। मैं समझता हूँ वो खबरस्तान का मसला भी हल नहीं हुआ।
रायदही के दिन तेलंगाना हाई कोर्ट में एरागड्डे के कब्रिस्तान की समाअत मुकर्रर थी। वो समाअत 19 नवंबर को मुलतवी हो चुकी है। और जो खाबिजीन है, जो कब्रिस्तान न होने का दावा कर रहे थे, अब तक मालिकाना हुकूक की बात कर रहे थे, अब पोजेसर की बात कर रहे हैं। तो इस तरह ये सब चीजें अवाम में, उर्दू एकेडमी का अवार्ड फंक्शन, तो अवार्ड फंक्शन था, हुआ, इस तरह से होता है, पब्लिक के जहनों पे इम्पैक्ट नहीं होता इसका। जिस तरह से ओपिनियन पोल या फिर ग्राउंड की सूरत हाल को देखते हुए राय दहिंदे अपना फैसला तब्दील करते हैं, उनकी तादाद बमुश्किल 5%, उनकी तादाद बमुश्किल 5, जबकि बाकी राय दहिंदे, अब अगर पिछले इलेक्शन की बात करें तो बीआरएस पावर में थी और मागंटी गोपीनाथ ने 80,000 से ज्यादा वोट लिए थे और 60,000 के करीब, 60,000 से कुछ ज्यादा मोहम्मद अजहरुद्दीन ने वोट लिए थे कांग्रेस के उम्मीदवार की हैसियत से। मोहम्मद अजहरुद्दीन को जो वोट हासिल हुए थे उसमें बड़ा हिस्सा मुस्लिम वोट का भी था, मुस्लिम वोट का भी था। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो मुस्लिम वोट कांग्रेस के उम्मीदवार नवीन यादव के नाम पर कांग्रेस को मुंतकिल हुए या नहीं, जबकि मागंटी गोपीनाथ के 80,000 वोट वो तो इंटैक्ट वोट है, वो इंटैक्ट वोट है। अगर 80,000 में +10 होता है, अब देखिए 1,92,000 वोट की कुछ पोलिंग हुई है, 48.2% कुछ पोलिंग है, 1,91,000 के कुछ ज्यादा होती है। तो उसमें से अगर 80,000 इंटैक्ट बीआरएस अपना वोट रखने में बरकरार रहती है, कामयाब रहती है, तो सीधी सीधी बात है कि बीआरएस की कामयाबी यकीनी है। लेकिन जिस तरह के हालात कल ग्राउंड पे देखे गए या मीडिया में जिस तरह से दिखाया जाता रहा है, उससे ऐसा नहीं लगता कि बीआरएस को ऐसी कामयाबी मिलेगी कि जैसी आदाद शुमार बताए जा रहे हैं। मगर एक बात यहाँ पे मुबशिर सर, हम देखते हैं कि 2014 में जब तेलंगाना स्टेट फॉर्म हो गई थी और बीआरएस का चर्चा था और यही था कि पूरे तेलंगाना में बीआरएस चल रही थी, वैसे में भी मागंटी ने तेलुगु देशम के टिकट पर कामयाबी हासिल की थी। देखिए, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो खानदान राय दहिंदों के मखसूस तबके वो तो अपना हमनवास बनाए रखा हुआ है, जो उनके पास कौन सी भी पार्टी में रहो। जिस तरह हम यहाँ पे नामपल्ली में देखते हैं कि फेरोज खान के साथ वो किसी भी पार्टी में शामिल रहो, लेकिन एक मखसूस तबका उन्हें हमेशा वोट देता आया है, और उसी तरह मागंटी के साथ, खान फैमिली के साथ भी ऐसा हुआ है। तो वो एक आप जैसा बता रहे एक हुआ एक, मगर हम एक इन रायदही के दौरान जो कुछ हुआ, एक बात बड़ी मायूब हम महसूस कर रहे हैं, वो थी कि वो अगर खुदा करे कि वो सच ना हो कि मस्जिद की इंतजामी कमेटियों ने भी कुछ माली फवायद हासिल किए हैं। अगर ऐसा किया है तो मैं समझता हूँ कि इंतजामी कमेटी के अरबाब को चाहिए कि वो अपना मुआवजा करे, मुहासबा करे, और ये पैसों का क्या करना है ये एक उल्मा से रुजू करे। क्या हम ये पैसे मस्जिद के लिए लगा सकते हैं या मस्जिद के बैतुल खला के लिए लगा सकते हैं, ये चीज़ें होनी चाहिए। ये जो चीज़ है, अब हम बात करेंगे बिहार की भी, थोड़ा सा वहां पर भी रोशनी डालिएगा। बिहार में महागठबंधन को एज की बात इब्तदा से की जा रही थी, और पहले मरहले में जो रायदही हुई 6 नवंबर को, उसमें महागठबंधन आगे रहा। उसके बाद जो है, अब जो एग्जिट पोल आए हैं जी, उसमें कहीं ये नहीं बताया जा रहा है कि महागठबंधन को इख्तिदार हासिल होने जा रहा है। अच्छा, काफी पीछे ये जो एग्जिट पोल है पहले मरहले और दूसरे मरहले के मिलाकर है, मजमूई नताइज पर मबनी है। हाँ, तो एग्जिट पोल्स आर नेवर बी एग्जैक्ट पोल। यकीनन 2024 के इंतखाबात में आपने देखा, हमने देखा, तमाम एग्जिट पोल 350, 400 पार की बात कर रहे थे एनडीए के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, खासकर बीजेपी के लिए, सिर्फ बीजेपी के लिए 350 की बात कर रहे थे। कहाँ आ गई बीजेपी? बैसाखी की हुकूमत नीतीश और चंद्रबाबू का सहारा लेना पड़ा। नीतीश कुमार और हमारे चंद्रबाबू नायडू साथ नहीं दिए, हुकूमत नहीं बना सकते थे, ये हालत हो गई। और उनके दोनों की बैसाखी पर आज भी भारतीय जनता पार्टी कायम है, एनडीए की हुकूमत चल रही है।
बिहार में भी जिस तरह के एग्जिट पोल सामने आए हैं, ये दावा किया जा रहा है कि खवातीन को 10,000 रुपये जो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना के नाम पर दिए गए, उसकी वजह से खवातीन ने बड़ी तादाद में निकलकर वोट का इस्तेमाल किया है। ये दावा किसी हद तक दुरुस्त भी साबित हो सकता है, लेकिन एक और बात भी ये आ रही है कि एक दिन पहले दिल्ली में जो बम धमाका हुआ उसके भी कुछ असरात। देखिए, जैसा जुबली हिल्स में मैंने बात कही कि फौरी होने वाले चीज का असर 5% से ज्यादा नहीं, और ये चूंकि रियासत के बाहर का है, लेकिन ये तासुर देने की कोशिश है कि मुल्क खतरे में है, हिंदू खतरे में है, जो बीजेपी का पेटेंट नारा है, तो वो चीज चलने वाली बिहार में मैं समझता हूँ नहीं थी। बिहार ने अगर आजाद हिंदुस्तान की तारीख उठाकर देखी जाए या फिर माक़बले आज़ादी अगर तारीख उठाकर देखी जाए, तो बिहार ने हिंदुस्तान में क़ियाम हुकूमत के अलावा हिंदुस्तान के निज़ाम को चलाने में बड़ा की रोल प्ले किया है, कलीदी किरदार अदा किया है। तो अब जो हालात है 2014 के बाद के हालात, आज 2025 में बिहार से तब्दीली आएगी, ये समझा जा रहा है। और क्या आपको ये लगता है कि जन स्वराज पार्टी जो है उसके मैदान में आने से कुछ महागठबंधन असर पड़ा है? प्रशांत किशोर ने दोनों नेशनल पार्टीज को और एक रीजनल पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। एक रीजनल पार्टी जो बिहार में नुकसान उठाई है वो जेडीयू है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के वोट पर प्रशांत किशोर का असर पड़ा है। आप ये देख सकते हैं, परसेंटेज के एतबार से देखें तो जन स्वराज पार्टी डबल डिजिट तक जाने के इम्कानात हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात, शायद आपको अचंभा होगा ये सुनकर, अगर नंबर बीजेपी का ज्यादा आता है, जेडीयू का कम आता है, तो जाहिर सी बात है बीजेपी अपने चीफ मिनिस्टर की बात रखेगी। तो ऐसी सूरत में नीतीश कुमार जो कि पलटू राम से मशहूर है, एक बार फिर पलटी मारेंगे और महागठबंधन के चीफ मिनिस्टर। इसमें यह भी मुमकिन है कि प्रशांत किशोर की पार्टी भी महागठबंधन की तायद करे। वो क्या होगा उसके बारे में तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जेडीयू नीतीश कुमार अगर पलटी मारते हैं तो ऐसी सूरत में हम एक जनरल इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, ये जहन में रखा जाए। मोहल्ला असेंबली होगी नहीं, ये बिहार की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अगर एनडीए से नीतीश कुमार बाहर आते हैं तो फिर 4 या 5 पर टिकी हुई हुकूमत होगी, और 4 या 5 में कोई और हलीफ को निशाना बनाना कोई वन नेशन वन इलेक्शन की बात फिर से छिड़ी जाएगी। नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन की बात ही रह जाएगी, लेकिन फिर इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, जनरल इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं अगर नीतीश कुमार दोबारा बिहार के चीफ मिनिस्टर बनते हैं महागठबंधन जी। और अगर बीजेपी उनको कबूल नहीं करती है, अपना चीफ मिनिस्टर के लिए इसरार करती है, तब नहीं, अपने चीफ मिनिस्टर के लिए इसरार तो जाहिर सी बात है करेगी, क्योंकि इंतखाबी मुहिम के दौरान महागठबंधन में शामिल तमाम पार्टियों के कायदीन ने बीजेपी को बार बार चैलेंज किया कि वो अपना चीफ मिनिस्टर के चेहरे का ऐलान करे, एनडीए के चीफ मिनिस्टर के चेहरे का ऐलान करे। लेकिन जबकि बीजेपी और खामोशी अख्तियार, जबकि बीजेपी हमेशा से अपोजिशन पार्टियों को ये कहती आ रही थी कि वज़ीर आज़म का उम्मीदवार कौन है, ये बात वहां पे चीफ मिनिस्टर के लिए पूछा गया। अब अगर ये सूरत हाल पैदा होती है तो बिहार से नीतीश कुमार को भी वज़ीर आज़म बनाया जा सकता है। अब ये देखेंगे ये क्या होता है। एक दिन रहेगा है नाजरीन, देखते हैं रायशुमारी के दिन जुम्मा को क्या होता है, बिहार में किसकी हुकूमत बनती है और जुबली हिल्स में कौन सा उम्मीदवार कामयाब होता है। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात करते हैं रायशुमारी के दिन। अस्सलाम वालेकुम।